किसानों की सबसे बड़ी समस्या अपने फल और सब्जियों के सही दाम ना मिलना, और जो मिडिल मैन होते हैं जिसे हम बिचौलिए कहते हैं, इनका बीच में काफ़ी हाई कमीशन ले लेना, जिससे कि रिटेलर और कंज्यूमर तक माल जाते जाते इसकी कीमतें काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक स्टार्टअप है निंजा कार्ट, जो पर डे करीब 1400 टन से ज़्यादा वेजिटेबल और फ्रूट्स कंज्यूमर और रिटेलर्स तक सप्लाई करती है, और वो भी सिर्फ 10 से 12 घंटे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑड, और आज हम बात करेंगे स्टार्टअप निंजा कार्ट की। थिरुकुमार नागार्जुन, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो अपनी 2006 में बीटेक कंप्लीट करते हैं। 2010 में आईआईएम कोझिकोडे से एमबीए करने के बाद एक्सिस बैंक ज्वाइन करते हैं एज ए मैनेजर। करीब 1.5 साल एक्सिस बैंक में काम करने के बाद थिरुकुमारन अपने एक एमबीए के क्लासमेट शरथ रंगनाथन, उनके साथ एक अपना एडटेक स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो इस स्टार्टअप का नाम होता है एड्यूरेफ्ट, जिसमें ये बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, ऑनलाइन कोचिंग की तरह। तो कुछ टाइम बाद ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, इसलिए थिरुकुमारन इस बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो इससे कुछ समय बाद थिरुकुमारन अपना एक और स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, बिरयानी होम डिलीवरी। तो कंप्लीटली ये क्लाउड किचन का एक मॉडल रहता है, जिसमें ये घरों पे होम डिलीवरी करते हैं बिरयानी की। बट अगेन ये भी बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, और थिरुकुमारन को ये भी बिजनेस बंद करना पड़ता है। तो इससे कुछ टाइम बाद थिरुकुमारन अपने दोस्त शरथ, आशुतोष और सचिन जोश के साथ एक और सोशल नेटवर्किंग साइट स्टार्ट करते हैं। तो इस सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जैक्ट काम होता था कि आप अपने लोकेशन के आसपास के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और आप उनसे नॉर्मली बातें कर सकते हैं। तो 2010 से 15 के आसपास ये इस टाइप के स्टार्टअप काफ़ी चलते थे। बट अगेन यहाँ पे एक और सेटबैक लगता है थिरुकुमारन को, और ये भी स्टार्टअप इनका नहीं चलता है। तो करीब अगस्त 2014 में थिरुकुमारन taxiforSure.com ज्वाइन करते हैं, जो कि एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है, जैसे कि ओला की सर्विसेज हैं। और कुछ ही टाइम में taxiforSure का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा चल जाता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी बड़ी कंपनी अपनी से छोटी कंपनी जो कि उन्हीं जैसा मॉडल है, अगर वो ग्रो कर रही है तो उन्हें एक्वायर कर लेते हैं। तो ऐसा ही ओला ने taxiforSure के साथ किया। कंपनी ने इसे एक्वायर कर लिया करीब $200 मिलियन की कैश डील और इक्विटी डील के साथ। तो थिरुकुमारन अभी तक taxiforSure में काम करते हुए उन्होंने एक बड़ी टीम को हैंडल कैसे करते हैं और मैनेज कैसे करते हैं, इसको बिल्कुल बखूबी सीख लिया था। तो जनवरी 2015 में थिरुकुमारन taxiforSure छोड़ते हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं कि अगर एक बड़ी कंपनी खोलनी है तो मेरी एक टीम भी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। तो इसके बाद थिरुकुमारन अपने दोस्त शरथ और जो इनकी पिछली कंपनी थी शाउट, जिसमें ये सोशल नेटवर्किंग साइट इनका था, तो उसमें के अपने दोस्त आशुतोष और सचिन जोश को बुलाते हैं, और साथ ही ये अपने 2 कॉमन फ्रेंड्स को और जोड़ते हैं, वासुदेवन और चिन्ना थाम्बी को। तो इनको जोड़ के ये अपनी एक पूरी टीम बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि अभी तक थिरुकुमारन समझ चुके थे कि अगर एक बड़ी कंपनी खोलनी है तो उसके पहले एक बड़ी टीम पहले होनी चाहिए। तो इसके बाद पूरी टीम मिलकर एक आइडिया सोचती है कि जो भी किराना स्टोर्स हैं उनकी हम ब्रांडिंग करते हैं, और साथ ही उनकी डिलीवरी में भी हेल्प करते हैं, और जो भी चीज़ें ये बाई करते हैं मार्केट से, उसको हम एक बड़े मार्केट से, होलसेल मार्केट से उठा के इन किराना स्टोर्स को हाई डिस्काउंट प्राइसेस में बेचते हैं, ताकि ये अपने कंज्यूमर्स को और कम रेट में डिस्काउंट देके बेच सकेंगे। तो इस तरह से ये कोशिश करते हैं कि हम पूरा एक चेन बनाते हैं किराना स्टोर्स का, और उनकी अपने नाम पे पूरी ब्रांडिंग करते हैं। तो इन्होंने अपनी एक टीम को पूरा नाम दिया निंजा कार्ट, और ये किराना स्टोर्स का एक नेटवर्क बनाने लगते हैं, और इनको ये मार्केट से सामान खरीद के हाई डिस्काउंटेड प्राइस में किराना स्टोर्स को खरीद के दिया करते थे, और साथ ही उनकी डिलीवरी में भी ये हेल्प किया करते थे। तो कुछ ही समय में इनको ऑर्डर्स आने लगते हैं, बट उसी समय कुछ बड़े प्लेयर्स भी मार्केट में रहते हैं, जैसे कि ग्रोफर्स और बिग बास्केट, और इन्हें काफ़ी अच्छी फंडिंग भी मिल चुकी होती है मार्केट से। तो निंजा कार्ट भी ग्रोफर्स और बिग बास्केट से कंपटीशन में काफ़ी हाई डिस्काउंटेड प्राइस देने लगती है, बट ये कुछ टाइम में देखते हैं कि इनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम रहता है, और इन्हें कुछ ही टाइम में रियलाइज़ होता है कि हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपनी नहीं, हम एक डिस्काउंटिंग कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, कि मतलब हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको हाई प्राइस पे बस डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए हमारा पूरा बिजनेस चल रहा है। तो थिरुकुमारन एक आइडिया निकालते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी पूरी टीम को बोलते हैं कि आप हफ्ते में एक दिन 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दीजिए, और हफ्ते में एक दिन आप 5% कम डिस्काउंट दीजिए। जैसे कि अगर मंडे है तो आप मंडे को 5% कम डिस्काउंट दीजिए, ट्यूसडे को 5% ज़्यादा डिस्काउंट दीजिए, वेडनेसडे को फिर 5% कम, और थर्सडे को आप फिर 5% ज़्यादा। ऐसे आप 1 महीने तक करिए।
तो ऐसा कुछ टाइम करने के बाद इनका जो पूरा डेटा आता है उससे ये एनालाइज करते हैं कि जिस दिन इन्होंने 5% कम डिस्काउंट दिया था उस दिन इनकी सेल करीब 50% रिड्यूस हो गई, क्योंकि जो कस्टमर थे वो किसी और कंपनी के पास चले गए थे। और जिस दिन इन्होंने 5% ज्यादा डिस्काउंट दिया था उस दिन उनके कस्टमर करीब 30 to 40% एक्स्ट्रा बढ़ गए थे। तो इन्होंने इसके बाद कंप्लीटली रियलाइज कर लिया कि हम एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही दे रहे हैं। और जिस दिन भी हमने डिस्काउंट अपना खत्म कर दिया उस दिन कस्टमर हमारे चले जाएंगे हमारे पास से। सो यहीं पे एक बहुत बड़ा हमें बिजनेस लेसन मिलता है कि अगर हमारा कोई एक प्लान नहीं चल रहा है तो हम उस प्लान में थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे देखें कि अगर हम कील एक कहीं पे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पे अगर कील जा नहीं रही है तो हमें लगातार उसी जगह कोशिश नहीं करना चाहिए। हो सकता है वहां पे बीम हो जिससे कि कील नहीं जा रहा हो, तो हमें कील का थोड़ा सा डायरेक्शन शिफ्ट करके या थोड़ी जगह अगर हम शिफ्ट करें तो कील आराम से दीवार में जा सकता है। तो कुछ ऐसा ही थिरू कुमारन ने भी सोचा और उन्होंने सोचा कि हम अपना थोड़ा सा बिजनेस चेंज करके देखते हैं। तो अभी तक निंजा कार्ट मार्केट जाती थी और वो किराना स्टोर्स के लिए सामान खरीद के लेके आती थी। तो अभी तक उन्होंने मार्केट के कुछ प्रॉब्लम्स को रियलाइज किया था। तो अभी तक जो निंजा कार्ट काम कर रही थी वो बिजनेस टू कस्टमर काम कर रही थी। अब उन्होंने एक स्टेप पीछे जाके और सोचा। तो यहाँ पे निंजा कार्ट ने देखा कि जो फार्मर्स होते हैं इनको अपने प्राइस का अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे निंजा कार्ट ने एक चीज ऑब्जर्व किया कि ये जो फार्मर्स अपना सामान लेके मार्केट में आते हैं इनको अपने सामान की असली वैल्यू नहीं मिलती है, तो इसीलिए प्राइस पूरी हाई हो जाती है और वो रिटेलर तक जाते जाते और महंगा हो जाता है और कंज्यूमर तक जाते जाते सामान और ज्यादा महंगा हो जाता है। तो निंजा कार्ट ने यहाँ पे टोटल 5 प्रॉब्लम्स रियलाइज करी। तो उन्होंने ऐसा देखा कि अभी तक जो ट्रेडिशनल जो मेथड चल रहा है कि फार्मर लाके मिडिल मैन के पास तक सामान लेके आता है और फिर वहां से रिटेलर तक जाने में करीब 30 से 35 घंटे लगते हैं और उसमें काफी ज्यादा फ्रूट और वेजिटेबल करीब 30% तक खराब हो जाता है। वहीं उन्हें सेकंड प्रॉब्लम ये दिखाई दी कि एक इंफॉर्मेशन बैरियर भी है। तो जैसे कि कोई भी फार्मर होता है उसे मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसीलिए मिडिल मैन उनसे काफी कम प्राइस में उनका फ्रूट्स और वेजिटेबल बाई करता है और मार्केट में लाके उसे हाई कमीशन पे वो सेल करता है। वहीं निंजा कार्ट ने तीसरी प्रॉब्लम ये रियलाइज करी कि जो फार्मर्स होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने सारा सामान ट्रक पे लोड करके मार्केट तक लेके आए और इस वजह से उनका जो प्राइस होता है वो एग्जैक्ट प्राइस उन्हें मिल नहीं पाता है, तो वो मिडिल मैन को ही रास्ते में कहीं अपना सामान बेच देते हैं। तो यहाँ पे भी उन्हें दिखता है कि ट्रांसपोर्ट की भी एक इनएफिशिएंसी है। तो वहीं उन्होंने अगली प्रॉब्लम देखी कि जो फार्मर से मिडिल मैन होता है वो काफी कुछ क्रेडिट पे सामान लेके जाता है और फिर उन्हें 1-1.5 हफ्ते के बाद पैसा मिलता है, तो इस वजह से फार्मर के पास पैसे भी अच्छे से नहीं आ पाते हैं कैश में। वहीं निंजा कार्ट ने अगली प्रॉब्लम ये देखी कि जो कंज्यूमर तक काफी लो क्वालिटी ऑफ फूड जाता है, जैसे कि फार्मर से लेके रिटेलर तक सामान आने में करीब 25 से 30 घंटे लगते हैं, तो उतने देर वेजिटेबल्स को फ्रेश रखने के लिए उन पे पेस्टिसाइड वगैरह डाले जाते हैं जिससे कि इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा लो हो जाती है और ये थोड़ा अनहाइजीनिक फूड भी हो जाता है। तो ये कुछ 5 चीजें निंजा कार्ट ने ऑब्जर्व करी। तो फार्मर्स की प्रॉब्लम समझने के बाद निंजा कार्ट की पूरी टीम जाती है मार्केट में और ये सब्जी मार्केट में जाते हैं और कुछ दिन वहीं पे रह के ये एनालाइज करते हैं जो भी मार्केट में सब्जियों के या फलों के जो रेट होते हैं। तो कुछ टाइम बाद इन्हें पता चलता है कि जो टमाटो के रेट्स रहते हैं ये रेगुलर चेंज होते रहते हैं और इनका भी ऑक्शन लगता है, जैसे कि मतलब इनकी भी बोलियां लगती हैं, जो जितना ज्यादा रेट बोलता है उस हिसाब से टमाटर खरीदे जाते हैं। तो ये बातें भी लोग बाहर नहीं बोलते थे, तो इन्हें लगा कि हमें मार्केट में ही रह के ये यहाँ पे रेट पता एग्जैक्ट करना पड़ेगा अगर हमें इस बिजनेस में आना है। तो निंजा कार्ट की टीम ये देखती है कि टमाटर वगैरह कभी रात में 2 बजे आता है, कभी सुबह 4 बजे आता है। तो निंजा कार्ट की टीम 3 से 4 महीने तक मार्केट में ही सोती है पूरी रात और ये जब भी कोई भी माल आता है बाहर से तो उसको उठ के ये मार्केट में देखते हैं कि ये किस हिसाब से बिक रहा है, कितने प्राइस में बिक रहा है और पूरी टीम एक एक डेटा को नोट डाउन करती जाती है। तो मार्केट को समझने के बाद ये पूरी टीम सप्लाई चेन मेथड और ट्रांसपोर्टेशन को समझती है कि कैसे सामान वेयर हाउस में लाते हैं, कैसे पुशिंग करते हैं, कैसे लोडिंग करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इन सभी एक पेन पॉइंट्स को पे छोटे छोटे चीजों पे ये पूरी तरह एनालाइज करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सामान को रिटेलर तक लाने में। कुछ मंथ की रिसर्च के बाद थिरू कुमारन और उनकी टीम एक पूरा B2B मॉडल लेके आती है निंजा कार्ट का, जिसमें फार्मर से लेकर रिटेलर तक के लिए सबके लिए इनके पास सॉल्यूशन रहता है। तो सबसे पहले ये सेफर फूड की तरफ देखते हैं। तो इसमें ये क्या करते हैं, ये RFID टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिससे कि पूरे सप्लाई चेन में सामान फार्मर से लेकर रिटेलर तक आने में
सामान कुछ डैमेज भी ना हो और उसमें कुछ पेस्टिसाइड या कुछ ऐसी चीज़ें ना इन्वॉल्व की जाए, और ये फूड पूरी तरह ट्रैकेबल होता रहे, मतलब कि जो फार्मर से लेके रिटेलर तक सामान पूरी तरह से ट्रैकेबल रहे और उस पर कुछ भी हार्मफुल चीज़ें ना डाली जा सकें। और सेकंड चीज़ ये करते हैं कि ये अपनी एक इन हाउस ERP बनाते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और इसमें हर एक सेक्शन को ये छोटी छोटी टीमों में बांट देते हैं कि फार्मर से जो सामान लाना है उसको एक अलग टीम में बांटते हैं, या फिर वेयर हाउस तक पहुंचने वाला सामान, हर चीज़ों को ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और सबको अपने ERP के थ्रू मैनेज करते हैं। आपको बता दें, ERP होता है कि आप ऑनलाइन ही सारे जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उससे कनेक्टेड होते हैं और सब अपने अपने काम पे लगे होते हैं और काम होने के बाद वहां पे रिप्लाई करते जाते हैं। तो इस तरह से यह है कि कोई भी एक पर्सन बैठ के सारे चीज़ों को ऊपर निगरानी रख सकता है, एक पर्सन बैठ के ये इंश्योर कर सकता है कि हर एक स्टेप का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वेस्टेज रिड्यूस करने के लिए इन्होंने कस्टमर का बाइंग बिहेवियर समझा मार्केट में रह के, कि मतलब कस्टमर किस सीजन में और किस समय क्या खरीदता है। तो इस तरह से इन्होंने पूरा वेस्टेज कंट्रोल करने की कोशिश की और इन्होंने उसमें डीप मशीन लर्निंग वगैरह यूज किया, जिसकी वजह से ये पूरा वेस्टेज को 30% से लेके 4% तक लेके आए। तो मतलब वेस्टेज करीब 26% तक इन्होंने रिड्यूस किया फार्मर से लेके कंज्यूमर तक के बीच में। इट मीन्स कि अगर जो भी कंज्यूमर को सब्जियां चाहिए उसी टाइप की सब्जियां फार्मर उगाए और उतनी ही क्वांटिटी में उगाए। और उसके बाद इन्होंने मल्टीपल मार्केटिंग इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम के हेल्प से इन्होंने प्राइजेस को एग्जैक्टली समझा कि कब मार्केट में किस चीज़ का प्राइस कितना होता है, और उसी हिसाब से इन्होंने फार्मर्स को भी बता दिया। मतलब यहाँ पे फार्मर्स को अपना जब फार्म में ही उनका कोई भी वेजिटेबल है तभी उसको उसका प्राइस पता चल जाता है कि ये सब्जियां इतने में बिकेंगी। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा डेटा साइंस और डीप मशीन लर्निंग का यूज करके हर एक एल्गोरिदम को अलग अलग डिकोड किया और उस हिसाब से इसे समझा। साथ ही जो सप्लाई चेन, मतलब जो फार्मर से लेके कंज्यूमर तक के बीच का जो पूरा टाइम स्लॉट था वो 30 घंटे का था। इस पे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप काम किया और हर एक चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हुए इसको 10 से 12 घंटे तक ये लेके आए। तो इनका सप्लाई चेन मेथड कुछ ऐसे है कि जो फार्मर अपना हार्वेस्टेड जो फ्रूट और वेजिटेबल होता है उसे लाके ये कलेक्शन सेंटर पे सबमिट करता है और कलेक्शन सेंटर से ये निंजा कार्ट के फुलफिलमेंट सेंटर तक जाता है और फुलफिलमेंट सेंटर से इनकी पूरी टीम ले जाके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे ले जाके रखती है। उसके बाद इनकी डिलीवरी वैन आती है और वो एक एक रिटेलर के शॉप तक इसे डिलीवर करती है। तो इसे अभी तक जो रिटेलर को रोज सुबह सुबह उठ के मार्केट तक जाके अपना सामान खरीद के लाना होता था वो डायरेक्टली ये निंजा कार्ट के ऐप पे ऑर्डर कर देते थे और रिटेलर के पास तक अब सुबह सामान डायरेक्ट पहुंच जाता है। मतलब रिटेलर को मार्केट जाने की भी जरूरत नहीं है, उसके सामने तक डिलीवरी वैन लाके सामान पहुंचा देगी। और उसके बाद निंजा कार्ट का जो ड्राइवर होता है वो रिटर्निंग में सारे खाली क्रेट्स उठाता है और साथ में जो पेमेंट होता है पेमेंट कलेक्ट करके वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे लाके सबमिट कर देता है। और इन्होंने अपने ड्राइवर्स को भी एक पूरा मोबाइल का GPS सिस्टम के साथ दे रखा है जिससे कि रिटेलर्स का सामान कहाँ पे है उसे रिटेलर्स भी अपना आराम से चेक कर सकता है। तो इन्होंने कंप्लीट एक सॉल्यूशन दे दिया। इसके साथ ही इन्होंने फार्मर की सोशल सिक्योरिटी भी देखी कि फार्मर ने जैसे ही कलेक्शन सेंटर पे सामान अपना दिया फ्रूट और वेजिटेबल, उसके विद इन 24 आवर के बीच में फार्मर के बैंक अकाउंट में वो सारे पैसे आके जमा हो जाते हैं। मतलब फार्मर ने जो भी सामान दिया 24 घंटे के अंदर उसे उस सामान का पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने पूरा अपना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्विस तैयार किया निंजा कार्ट की, जिसमें फार्मर से लेके कंज्यूमर तक सबके लिए फायदा है। और यहाँ पे इन्होंने मिडिल मैन को पूरी तरह से हटा दिया और अभी फार्मर को कम से कम 20 से 30% एक्स्ट्रा पैसे मिलने लगे और बीच में कुछ परसेंट बस कमीशन निंजा कार्ट वाले अपनी डिलीवरी और सारे सर्विसेज का लेते हैं। और जो यहाँ पे मिडिल मैन जो एक चंक ऑफ मनी लेके जाता था वो सारे पैसे इन्होंने कट ऑफ कर दिए। सो इससे कुछ टाइम बाद थिरुकुमारन के दोस्त रघु ने उनका इंट्रोडक्शन कराया सुब्रत मित्रा से, जो कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और क्योरफिट जैसी कंपनियों को उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी। और सुब्रत मित्रा एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ये अलग अलग बड़ी कंपनियों में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके बाद थिरुकुमारन सुब्रत मित्रा को अप्रोच करते हैं फंडिंग के लिए। तो इसके बाद सुब्रत मित्रा ने इनको पूरी टीम को बुलाया अपने घर पे मिलने के लिए। तो इसके बाद सुब्रत मित्रा अपने घर के जो ऑफिस उनका छोटा सा था घर पे उसमें वो वेट करते हैं निंजा कार्ट के टीम का। उन्हें लगता है कि 1-2 लोग आएंगे, बट वो देखते हैं कि निंजा कार्ट के टोटल 5 के 5 को फाउंडर्स आ जाते हैं। तो जो मीटिंग उनके ऑफिस में होने वाली थी छोटे से, वो उन्होंने शिफ्ट कर दी अपने डाइनिंग टेबल पे।
तो मीटिंग स्टार्ट होती है और थीरू कुमारन ने ना कोई अपना प्रोडक्ट के बारे में बताया ना कुछ, वो सीधे निंजा कार्ड का ऐप खोलते हैं और सुब्रत मित्रा को उस ऐप पे कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, कोई रिटेलर ऑर्डर कैसे करता है, वो पूरा प्रोसेस डायरेक्ट बस उन्हें दिखा के समझा देते हैं। तो सुब्रत मित्रा टीम से पूरी तरह से इंप्रेस होकर $3 मिलियन की फंडिंग करते हैं निंजा कार्ड को। ये निंजा कार्ड की पहली फंडिंग थी। तो निंजा कार्ड के स्टार्ट होने के 1 साल के अंदर ही ये कंपनी पर मंथ 4 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने लगती है। तो इसके कुछ टाइम बाद ही फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, टाइगर ग्लोबल, नंदन नीलंकड़ी जी, क्वालकॉम वेंचर जैसी कंपनीज ने निंजा कार्ड पे इन्वेस्टमेंट किया। तो निंजा कार्ड अभी इंडिया के टोटल 7 सिटीज में वर्क करती है, जिसमें बेंगलोर, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद और मुंबई जैसी सिटीज हैं। तो निंजा कार्ड का लॉन्ग टर्म विजन है कि ये प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन और कंज्यूमर की लाइफ को और बेहतर बनाए, जिसमें प्रोड्यूसर को अपने सामान का अच्छा दाम मिल जाए, बिजनेसमैन को अपनी चीज़ें काफ़ी इफिशिएंटली मिल जाए और कंज्यूमर को काफ़ी कम रेट पे और हाइजीनिक सामान मिल जाए। तो निंजा कार्ड का ऐसा मानना है कि हम जो भी लोगों को हायर करते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं। जैसे कि ये कहते हैं कि हम ई कॉमर्स वाले फील्ड से जुड़े हुए लोगों को हायर नहीं करते हैं। इनका कहना है कि अलग अलग अगर फील्ड से लोग आएंगे तो हमारी इससे क्रिएटिविटी बनी रहेगी और हमारे बिजनेस में नए नए इनोवेशन आते रहेंगे। और इनका मानना है कि हमारा बिजनेस ऐसा है कि जिसमें रेगुलर इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है। तो थीरू कुमारन का ये भी मानना है कि हम अपनी पूरी टीम को एक क्लैन की तरह मानते हैं, कि मतलब ये एक पूरी फैमिली है निंजा कार्ड की, और ये एक ब्रदरहुड टाइप की चीज़ें मानते हैं कि मतलब हमारे एम्प्लॉय नहीं है, वो एक ब्रदर और सिस्टर की हमारी एक पूरी फैमिली है। और इनका ये भी मानना है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको एक पूरी फैमिली की तरह मानते ही हैं, साथ में हम उनके 2 से 3 गुना ज़्यादा सैलरी भी देते हैं, जिससे कि हमारे कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के ही हमें नहीं जाते हैं। तो इस तरह से हमारा कोई भी कंपटीटर अगर होगा तो वो हमारे एम्प्लॉयज़ को खींचना भी चाहे तो यहाँ से कोई निकल के जाएगा ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थीरू कुमारन एक विजनरी है, वो ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें काफ़ी दूर तक जाना है तो उसके लिए एक बड़ी टीम की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए इन्होंने निंजा कार्ड के लिए पहले एक टीम बनाई, उसके बाद इन्होंने आइडिया सोचा और एक टीम भी इन्होंने काफ़ी एफिशिएंट बनाई और कि मतलब जिसे जानते थे। और थीरू कुमारन ये भी मानते हैं कि अगर आप अपने किसी भी को फाउंडर या अपने टीममेट को कुछ बोलते समय आपको अगर ये लगता है कि इस टीम मेंबर को बात बुरी लग जाएगी तो आपकी वो टीम ज़्यादा टाइम तक रन नहीं कर पाएगी। तो आई थिंक इनको एक टीम कैसे बिल्डअप होती है इसकी काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निंजा कार्ड आने वाले टाइम में इंडिया में कंप्लीटली एक्सपेंड करेगी और ये एक यूनिकॉर्न कंपनी बन सकती है। तो इसी के साथ आज की निंजा कार्ड केस स्टडी खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो ये केस स्टडी और आपको अगर ये बिजनेस मॉडल पसंद हुआ हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और आप वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर केस स्टडी और हमारी बिजनेस न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इसकी नोटिफिकेशन भी चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।